हेलो। आज हम एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2023 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है वो उसका वीडियो का लिंक आपको हमारी वीडियो के राइट साइड में इसमें आप क्लिक कर पुराने क्वेश्चंस देख सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो इस तरह से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू मेक अदर बिहेव इन अ वे दैट दे wouldn't have behaved otherwise, कि मैं किसी से वैसे काम करवाना चाहती हूँ वैसे वो वैसे बिना डर के ना करता। तो उसमें दूसरे पर्सन के पास जब पावर होती है तो वो दूसरे के डर के कारण वो करना चाहता है, तो उस पर्सन के पास किस चीज की जरूरत होती है? नीड ऑफ पावर। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड पॉइंट, नीड ऑफ पावर। क्या रहेगा इसका आंसर? नीड ऑफ पावर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो कि कस्टमर को सर्व करता है डिलीवरी तक, आफ्टर सेल सर्विस, ऑर्डर लेने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक ईच एंड एवरी चीज को कवर करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट डिजाइन टू serve the customer from order through the delivery and after sale service। तो इसका राइट आंसर है ECRM। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो आपको पता ही है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप करना। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऐड हो गया। तो सर्व द कस्टमर फ्रॉम द ऑर्डर, इसके बाद managing all the interaction with the customer and improving customer relation, all these are included in the electronic customer relationship management। So our next point is कि उस process of monitoring and evaluating the nature and direction of change in the business environment is, कि जो हमारे business environment में जो changes हो रहे हैं उनको monitor करना और evaluate करना, उनकी nature को और डायरेक्शन को कि किस एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसे क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर है 3, बोथ 1 एंड 2। क्या है? एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या कहता है कि इवेल्युएट करना और इंटरप्रेट करना, जो भी हमने इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग की कलेक्ट की है वही हमारा एनवायरमेंट होता है। नेक्स्ट है एक्टिव प्रोसेस स्कैनिंग, में भी यही होता है कि इसे भी एक्टिव प्रोसेस कहा जाता है, गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस है मॉनिटरिंग और इवेल्युएटिंग का, तो इसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस और स्कैनिंग दोनों आएंगे। नेक्स्ट है एक पर्सन कितने सबऑर्डिनेट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है। मतलब एक पर्सन है वो कितने लोगों को एफिशिएंटली और कर सकता है कंट्रोल डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि आपके स्कूल में ब्लॉक इंचार्जेस बना दिए जाते हैं कि इस ब्लॉक इंचार्ज के नीचे इतने टीचर्स हैं, तो वो एक ब्लॉक इंचार्ज कितने टीचर्स को हैंडल कर सकता है। अगर वो ज्यादा हैंडल कर सकता है तो हमें ब्लॉक इंचार्जेस कम बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ज्यादा इंचार्जेस बनाने पड़ेंगे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल और रिसोर्सेज दैट वन सुपीरियर कैन मैनेज इफेक्टिवली ड्यूरिंग एन इंसिडेंट, कि किसी भी इंसिडेंट में कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है लीडर, जो गाइड करता है फॉलोअर को इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश गोल बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। देखिए, जो लीडर होता है वो गाइड करता है अपने फॉलोअर्स को। तो देखिए, हमने अलग अलग टाइप की पहले लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इससे रिलेट करेंगे कि कौन से वाली है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शनल लीडर। ये क्या करते हैं? क्लियरली स्पेल आउट करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ये वो होती हैं, ये इंस्पायर करते हैं मोटिवेट को टीम को कि टू एक्टिव एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेकर आना, जो अभी तक नहीं अचीव कर पाए सब वो हमने अचीव करना है। इस तरह से वो चेंज करता है अपने फॉलोअर्स को। सिचुएशनल लीडरशिप ये क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। ऑथेंटिक लीडर कौन होते हैं? सेल्फ अफेयर, डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंट और लीड बाय एग्जांपल, कि खुद काम करते हैं और फिर
कि खुद जल्दी टाइम पर आते हैं और अपने फॉलोअर्स को कहते हैं कि तुम जल्दी टाइम पर आओ। तो ये नहीं कि खुद लेट आ रहे हैं और फॉलोअर्स को कहें कि तुम टाइम पर नहीं आते। तो अब हमने जो इसमें लीडर पढ़ा है वो कौन सा पूछा है, इन्होंने गाइड और मोटिवेट द फॉलोअर इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टेब्लिश गोल बाय क्लैरिफाइंग द टास्क एंड रिक्वायरमेंट। तो ये कह रहा है सीधा सीधा कि अपने उद्देश्य से ना भटको, हर चीज क्लियरली बता रहा है। तो क्लियरली कौन बता रहा था? ट्रांजैक्शनल लीडर क्लियरली स्पेल कर रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजैक्शनल लीडर। नेक्स्ट है, एक इन कंडीशन इन विद द इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, कि एक सुनने वाले के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है और मैं बोली जा रही हूँ, तो वो क्या होगा? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसे क्या बोलेंगे हम? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट है, the idea that one subordinate should have one superior to whom he or she directly responsible। तो ये क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ये हमने इसकी डिटेल वीडियो पूरे 14 प्रिंसिपल्स जो हैं प्योर के, उसकी सेपरेट वीडियो राइट साइड में इस वीडियो के कॉर्नर में इसी स्लाइड पर आपको मिलेगी। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर यही है कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं कि अगर आपको एक ही बॉस होना चाहिए, ये एक ही बॉस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, एक ही बॉस होगा, तो हमें पता होगा कि हमें ये काम कर कर देना है और हम उस काम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते। पर अगर ड्यूअल सबॉर्डिनेशन होगी, एक ही पर्सन को दो लोगों से ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो वहां पर ये कहकर काम से बच सकते हैं कि मैं उसका काम कर रहा था और उसका एक्चुअल में वो किसी का भी नहीं कर रहा होगा। तो वो दोनों को ही मिसगाइड कर सकता है। तो इसी कारण से जो आइडिया है कि एक पर्सन, एक सुपीरियर होना चाहिए सिर्फ, जिससे उसे इंस्ट्रक्शन मिले, जिसे वो रिपोर्ट करे, तो वो किस प्रिंसिपल के अंडर का गया? यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये 14 प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसमें डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पिरिट द ग्रुप, इनिशिएटिव, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, 14 है। तो इनकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट क्रिएट ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी कंबाइन द फंक्शनल और प्रोडक्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन कर रहा है दो फंक्शनल और प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को। तो इसका आंसर होगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जैसे फंक्शनल में क्या होता है, हम जैसे डिवीजन करते हैं फंक्शन के बेसिस में, कि एचआर डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग अलग, फाइनेंस अलग और ये अलग। और डिविजनल में क्या होता है, हम प्रोडक्ट के बेसिस में बांटते हैं, कार का अलग, बाइक का अलग, रिक्शा का अलग। तो ये सब डिविजनल होता है और ये फंक्शनल। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है कि हमने प्रोजेक्ट ए का एचआर, प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट के वाइज भी डिवीजन है और फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी डिवीजन है। तो दोनों डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज हुआ है यहाँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। Which one of the following is not a limitation of computerized accounting? देखिए पहले तो ये पूछे नोट अ लिमिटेशन, तो हमें एडवांटेज की तरफ सोचना है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो रहती है, तो ये लिमिटेशन ही है। सिस्टम फेलियर हो सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये भी लिमिटेशन है। नोट अ लिमिटेशन क्या है? फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, कि हम जिस तरीके से रिपोर्ट करना चाहें हम उसके अकॉर्डिंग अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो ये क्या लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम लिमिटेशन है, सिस्टम फेलियर प्रॉब्लम है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी लिमिटेशन है। तो फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग इज द राइट आंसर। सिलेक्शन डिवाइस, ऐसा सिलेक्शन डिवाइस बताना है जो कि हर एक चीज की बहुत ही डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेता है कैंडिडेट के। तो इसका आंसर होगा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इंटरव्यूअर द्वारा, इंटरव्यू की। नेक्स्ट है, ड्राइव टू बिकम व्हाट अ पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड। ये इसका आंसर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। देखिए हमने ना मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें कुछ बेसिक नीड थी और इनकी एक सीक्वेंस होती है, हायरार्की होती है कि सबसे पहले हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड शांत होनी चाहिए, फिर एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग नीड, फिर उसके बाद एस्टीम नीड और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये सब हमारे को अलग अलग बताती हैं और ये एक हायरार्की में होती है कि जब पहले वाली नीड सेटिस्फाई होगी तभी हमें दूसरे वाली सेटिस्फाई कर पाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये क्या बताता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए एक्यूरेट कंसेप्ट इम्प्लाइज
अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। तो इसका क्या है कि एक्यूरियल अकाउंटिंग कैश बेसिस को नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, एक्यूरियल बेसिस में हम एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं वेदर दे आर earned or incidental regardless of when cash is एक्सचेंज, कि जब कैश आएगी जाएगी डजेंट मैटर, बस ट्रांजेक्शन हो गई ना, तो इसीलिए इसको एक्यूरेट कंसेप्ट में रिकॉर्ड करेगा। पर कैश बेसिस क्या कहता है, तो वो कहते हैं कि अगर कैश आ रही है तो ही रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो इसमें ये क्या है, करेक्ट करेक्ट नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, एक्यूरेट कंसेप्ट डजंट इम्प्लाई अकाउंटिंग ओनली ऑन कैश बेसिस, इट इंक्लूड द ट्रांजेक्शंस, record the incomes and revenue or expenses either cash is exchange or not. बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट? नो, बैंक अकाउंट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट की भी कौन सी टाइप, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब हम लास्ट वाली बात पढ़ते हैं कि इक्विटी अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग क्या है, सिर्फ किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को। ये तो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फ्लो इन कैश। देखिए बच्चे, सबसे पहला है डिपॉजिटेड ऑफ 20,000 टू इनटू अ बैंक। तो जब हम बैंक में 20,000 रुपए डिपॉजिट करा रहे हैं, तो जितने से हमारी कैश कम होगी उतने से बैंक बढ़ जाएगा, तो इसमें हमारा कोई भी फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर एट द बुक वैल्यू ऑफ 7,400 एट अ लॉस ऑफ 900। तो देखिए लॉस हो रहा है, तो हमारे को 7,400 में से अगर हम 900 माइनस करें तो हमारे पास कैश कितनी आएगी, 6,500। और फर्नीचर कितने का चला गया हमारी दुकान में से, 7,400 का। तो अब कैश 6,500 की आई है, फर्नीचर 7,900 का गया है, तो लॉस कितने का हुआ वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल में। ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने क्लास +1 में पढ़ी थी अकाउंटेंसी में, तो उसी के बेसिस पर है। कन्वर्टिंग 1 लाख डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अगर हम डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है तो इसमें कोई भी कैश नहीं आएगी। तो विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, अगर कैश बैंक से करेंगे तो कैश आ जाएगी और बैंक। तो सबसे ज्यादा जो फ्लो हुआ कैश किस वाले केस में आई, जो सेल ऑफ फर्नीचर एट द बुक वैल्यू, क्योंकि इसी में ही हमने क्या करा, कैश कितने से आ रही है, 6,500 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, रिजल्टेड इनटू फ्लो ऑफ कैश। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, बच्चे देखिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बच्चे ये ना 4 स्टेप हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पर जो प्राइवेट कंपनी होती है वो 2 स्टेप्स कर कर ही अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है ये चारों स्टेप्स को फुलफिल करना। नेक्स्ट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कैसा अकाउंट है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नॉमिनल है, मेमोरेंडम अकाउंट है, एसेट्स अकाउंट है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज अ एसेट्स अकाउंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसे इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह कंसीडर किया जाता है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर को कितने % इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ भी एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर को 6% मिलता है। पर ऑप्शन में ये 6% पर एनम वर्ड कहीं नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो हमने इसको जब इसका इससे क्वेश्चन को सॉल्व करा कि 0.50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 50 बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका राइट आंसर आ गया 6%। तो इससे क्या पता चलता है कि 0.50% ये पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। देखिए 0.50 है तो 50 का 100 हो गया, तो यहाँ पर 12 इसलिए लगा है क्योंकि एक मंथ का है 0.50, तो पर एनम के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दी। और 0.50% है तो परसेंट के 100, और 50 डेसिमल्स के बाद है 2 वर्ड्स तो उसके 100। तो टोटल इन सब की कैलकुलेशन करके हमारे पास 6% बचता है। नेक्स्ट है कि 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्लोज कर दिए करंट ईयर के अकाउंट, सब्सिक्वेंटली उन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
लगाना भूल गए, चार्ज करना भूल गए, तो उसके लिए उन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, हर वैल्यू को करेक्टली इंश्योर करते हैं कि हर चीज की वैल्यू करेक्टली लगाई गई हो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू पार्टनर एंड अदर केसेस की। जब एक नया पार्टनर लाया जाता है उससे पहले एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें जो जिस हिसाब से जो पुरानी एसेट्स की वैल्यूज और पुरानी लायबिलिटीज की वैल्यूज को रिवैल्यू लगाकर जो एट प्रेजेंट वैल्यू है उसके हिसाब से जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं या ओल्ड रेशियो में जो लॉस होता है उसको या प्रॉफिट होता है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कि पुराने जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है कितनी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसका हिसाब किताब लगाया जाता है और उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्स एन अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। नेक्स्ट है स्टॉक अगर एंड इफ अपीयर ऑन द ट्रायल बैलेंस इट इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट। अगर हमारे पास स्टॉक दिया हुआ एंड में तो हम उस ट्रायल बैलेंस में, मतलब जो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है वो नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम इसे क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो हम उसे सिर्फ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब वैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो वो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू। जो फिक्स एसेट्स हैं वो हमेशा किस पर लगाए जाते हैं, मार्केट वैल्यू पे। ऐसा नहीं है, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होती है बुक्स में दिखाई जाती है उसमें से डेप्रिसिएशन कट करने के बाद दिखाई जाती है, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं दिखाई जाती। तो हमारा राइट आंसर यही हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू, रेंट पे टू द लैंडलॉर्ड टू द प्रोप्राइटर हाउस। देखिए डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, जब हम प्रोप्राइटर का पर्सनल घर का रेंट दे रहे हैं तो वो रेंट नहीं आएगा, वो उसका निजी खर्चा है, तो इसीलिए प्राइवेट एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसके लिए रेंट अकाउंट की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा जर्नल एंट्री में, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ड्रॉइंग अकाउंट। नेक्स्ट है ऑन द परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन द रिपेयर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, कि जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और उसके ऊपर जो इमीडिएट रिपेयर होती है, ये भी क्या होता है, जो इमीडिएट रिपेयर होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट माना जाता है और उसे हम फर्नीचर में इंक्लूड करेंगे इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग रिपेयर अकाउंट। When error are detected after the preparation of trial balance, suspense account is open। जब हमें ट्रायल बैलेंस में, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो दिस इज द राइट आंसर, कि जब हमें पता चलता है ट्रायल बैलेंस में कि हाँ दोनों साइड मैच नहीं हो रही, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। अगर एरर डिटेक्टिंग इफ द एरर्स आर डिटेक्टिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर आर रेक्टिफाइड। जरूरी नहीं है कि सारे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है ऑब्सिलेंस ऑफ डेप्रिसिएशनल एसेट, कि अगर हमारे यहाँ पर कोई एसेट है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, सब चेंज इन द मार्केट डिमांड फ्रॉम तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें सभी ऑप्शन ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकते हैं, इन सभी रीजन में से। तो इसका राइट आंसर है 129 का ऑल ऑफ द अबव। Contingent liability is shown not below the balance sheet. दिस अराइज आउट ऑफ, कि वो कह रहे हैं कि जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है उनको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, तो ये किस लिए, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। ये जो कन्वेंशन है, ये प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि कंपनी को डिस्क्लोज करनी चाहिए सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी एक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को इफेक्ट कर सकती है, इन्फॉर्मेशन कि उसका डिसीजन इफेक्ट हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन के बेस में, तो वो सब इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहता है कि सिर्फ काम की बातों को इंक्लूड करो। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि सेम मेथड अपनाते रहो। कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्विंग ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ ये कहता है कि हर चीज के लिए रूल्स फॉर हाउ स्टेटस शेल शुड ऑब्जर्व्ड। ये कह रहे हैं कि हर चीज के लिए रूल्स होते हैं कि फॉर हाउ स्टेट शुड ऑब्जर्वेटिव्स, तो हर चीज के लिए रूल्स होते हैं कि किस चीज को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, तो ये हमारा कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ कहता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और वाई पार्टनर है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी ये है, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से एक्स की कितनी बनेगी 7/10 और वाई की कितनी बनेगी 3/10। 7:3 है ना,
तो उन्होंने ये कहा कि एडमिट करा जेड को नए शेयर के लिए 3/7 उसने क्या लिया टोटल दोनों से मिलकर, तो मतलब वो जिसमें से 2/7 उन्होंने किससे लिया एक्स से, तो यहाँ क्या हो गया 7/10 में से और 1/7 इनसे, तो टोटल 3/7 उसके पास बचा। तो इसको जब हमने सॉल्व करा एलसीएम लिया 70, 10/7 जा 70 से, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे क्या आ गया 29:11। तो अब ये सब क्या है, सबके 3/7 था, तो सबके नीचे 70 है, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई 3/7 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किससे कर दी 10 से, तो वो क्या बन गया 30/70। तो पहले से ये तो आ ही रहा था 29 और 11, तो अब रेशो क्या बन गई 29, 11, 30। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट इज नोन एज, तो इसको शेयर होल्डर फंड का नाम दिया जाएगा। शेयर होल्डर फंड में और क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, एडिशनल पेड इन कैपिटल, ट्रेजरी स्टॉक, ये सब इंक्लूड होता है। शेयर वारंट क्या होते हैं, शेयर वारंट गिव द होल्डर द राइट टू बाय और सेल अ कंपनी शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो ये शेयर वारंट जिसके पास होते हैं, ये कंपनी उन्हें अधिकार देती है कि आप शेयर के को बेच भी सकते हो और खरीद सकते हो, और जो पहले के प्राइस पर, जो पहले से फिक्स किया गया था। तो ये क्या कहलाता है शेयर वारंट, और ये किसका पार्ट है, ये शेयर होल्डर फंड में आता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।